सबसे पहले हम एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसके पार्ट 1 में हमने बात की थी कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो हमने बात कर ली थी कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं। एक्सरेज ऐसे प्रोड्यूस होती हैं, सबसे पहले तो हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं इस तरह से, डिस्चार्ज ट्यूब ली, और यहाँ पर भी हमने, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब ली, शीशे की बनी हुई, ग्लास की बनी हुई, ठीक है ना, और इधर करके एक हैवी मेटल एनोड बना देना है, ठीक है ना, और इधर हमने कैथोड बना देना है ऐसे करके, ये कैथोड बना दिया, और ये बना दिया हमने हैवी मेटल एनोड, ये हैवी मेटल एनोड बना दिया हमने ऐसे करके, ठीक है ना। अब इस कैथोड, ये जो उनसे है, इस दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं जो उनसे हैवी मेटल एनोड होगा, इसको हमने कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और फिर उसके बाद ये जो उनसा इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, इसको हमने कनेक्ट कर देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे उसको हम कैथोड का नाम देंगे, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे उसको हम नाम देंगे एनोड का। और ये कौन सा एनोड है जी? हैवी मेटल। हैवी मेटल कौन सी होती है कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, हैवी मेटल है, एनोड है, एनोड बना हुआ है हैवी मेटल का, ठीक है ना। और ये है जी कैथोड, और कैथोड से वो निकलती हैं, कैथोड रेज निकलती हैं ऐसे करके, ये कैथोड रेज निकली, ये कैथोड रेज निकली यहाँ से, और यहाँ से एक्स रेज पैदा होकर नीचे की तरफ ऐसे करके जाएंगी, ये एक्स रेज पैदा होगी। और हमने पता चल गया था कि एक्स रेज कैसे पैदा हुई थी, ये इसका पार्ट 1 में मैंने सारा बता दिया था, ये एक्स रेज पैदा होगी। आज हम इन एक्स रेज के बारे में, इन एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यानी कि पढ़ेंगे। ये जो सी एक्स रेज हैं ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, इन ऑब्जर्वेशन क्या है इनकी, ठीक है ना, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मोज़ले आया, मोज़ले वर्क्स अबाउट 1 साल तक इसने एक्स रेज़ का मुतालिया किया। इस मोज़ले ने 1 साल तक एक्स रेज़ का मुतालिया किया, 1913 से लेकर 1914 तक। ही ऑब्ज़र्व द वेवलेंथ, इसने वेवलेंथ का ऑब्ज़र्व की, इसने एक्स रेज़ की वेवलेंथ को ऑब्ज़र्व किया, इसने एक्स रेज़ की और वेवलेंथ को ऑब्ज़र्व किया। कितना ऑब्ज़र्व किया? इतना 0.04 से लेकर 8 आंगस्टन तक इसने एक्स रेज़ को ऑब्ज़र्व किया। आंगस्टन क्या है? ये लेंथ का यूनिट होता है, और 10⁻⁻10 मीटर इसकी ये, ठीक है ना, ये है। इसने एक्स रेज़ की वेवलेंथ का अंदाज़ा लगाया कि एक्स रेज़ की वेवलेंथ इतनी है। ही ऑब्ज़र्व द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज़ इज़ 0.04 to 8 आंगस्टन तक है, और आंगस्टन लेंथ का यूनिट है जिसकी ठीक है ना, जिसकी ये है मिकदार 10⁻⁻10 मीटर। और फिर उसके बाद आगे इसका तीसरा पॉइंट है कि ही स्टडीड 38 एलिमेंट्स, इसने 38 एलिमेंट्स को स्टडी किया, ठीक है ना, एलुमिनियम से लेकर गोल्ड तक, एलुमिनियम और गोल्ड के दरमियान 38 एलिमेंट्स आ रहे हैं। उन 38 एलिमेंट्स को मोज़ले ने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है ना, और सारी वो जो उनसे रिज़ल्ट्स वगैरह थे वो यहाँ पर लिखे, ठीक है ना। 38 एलिमेंट्स को इसने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने के बाद इसने रिज़ल्ट निकाले, ऑब्ज़र्वेशन निकाली ऑब्ज़र्वेशन एंड रिज़ल्ट, ठीक है ना। एक्स रेज जो उनसे होती हैं वो प्रोड्यूस्ड हैव 2 टाइप्स। एक्स रेज 2 तरह की प्रोड्यूस हो रही होती हैं, एक्स रेज जो उनसे होती हैं वो 2 तरह की प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जब ही हैवी मेटल एनोड से कैथोड रेज टकराती हैं तो ये 2 तरह की एक्स रेज को, 2 टाइप
एक्स रेज की दो टाइप्स यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहली जो सी एक्स रेज की टाइप होती है वो है जी शॉर्टर वेवलेंथ वाली, ठीक है ना, शॉर्टर वेवलेंथ वाली, कि जिसमें क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ वाली एक्स रेज कौन सी होती हैं, वो ये वाली होती हैं। ये देखें यहाँ से ये के शेल है, के सीरीज़ वाली, के सीरीज़ वाली जोन सी एक्स रेज होती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है। के शेल है, ठीक है ना, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ठीक है ना। के शेल में जैसे ही कैथोड रेज, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिए, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिए, और पीछे भी इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी बना दिए, ठीक है ना। जैसे ही कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन, जैसे ही कैथोड रेज है इसका इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन इस पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसकी जगह लेने के लिए, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन की, इस ये जो सा के शेल में से जो सा इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन की जगह लेने के लिए पीछे से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। वो एम शेल में से भी आ सकता है, एल शेल में भी आ सकता है, चाहे जिस मर्दी शेल से आए। इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में आ रहा है तो उस दौरान, फॉर एग्जांपल ये एम शेल से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा है वो ऐसे मूव करता करता यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। जैसे ही ये यहाँ पर मूव करता करता आ गया, ये देखिए, ये इस तरह से मूव करता करता इधर आ गया, तो इस दौरान ये क्या करेगा, ये एनर्जी खारिज करेगा, एक्स रेज खारिज करेगा। ये एक्स रेज इसने खारिज कर दी, ये एक्स रेज क्या कर दी, इसने खारिज कर दी। और इस दौरान ये कौन सी एक्स रेज खारिज करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ वाली एक्स रेज, ठीक है ना, के सीरीज वाली, यानी कि एक्स रेज हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ कॉल्ड के सीरीज, यानी कि के शेल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जगह लेने के लिए अगर कोई, यानी कि अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहर शेल जो उनसे इनर शेल, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में आता है, तो उस दौरान ये एनर्जी खारिज करता है। और वो जो उनसी एनर्जी खारिज करता है वो एनर्जी होती है शॉर्टर वेवलेंथ वाली। और शॉर्टर वेवलेंथ वाली एनर्जी जो सी वो खारिज कर रहा होता है वो दरअसल एक्स रेज ही होती है। एक्स रेज खारिज करता है विद शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है ना। और इसी तरीके से लॉन्गर वेवलेंथ वाली एक्स रेज कब खारिज होती हैं, जब एल सीरीज़ का प्रोसीजर हो रहा होता है। यानी कि ये देखें, के एल एम, ठीक है ना। अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन टकराता है, ये देखिए एल शेल लाई, अगर इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन जाकर टकराता है एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन से, तो इसको भी बाहर निकाल देता है, इसको भी बाहर निकाल देगा और इसको भी बाहर निकाल देगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर निकाल देगा। और अब उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन की जगह लेने के लिए एम शेल से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे ही एम शेल से ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो इस दौरान ये एनर्जी खारिज करेगा, और वो एनर्जी होगी लॉन्गर वेवलेंथ वाली एक्स रेज, ठीक है ना, समझ आ गई। और इस तरह से एल सीरीज़ का प्रोसीजर हो रहा होता है, तो उस दौरान लॉन्गर वेवलेंथ खारिज हो रही है एक्स रेज की, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरह एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गीमा, ये भी मैंने बता दिया। अगर एल शेल के ऊपर वाले से, अगर एल शेल के बिल्कुल ऊपर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन आता है एल शेल में, ठीक है ना, जब एल सीरीज़ का प्रोसीजर हो चुका होता है, तो उस दौरान उस एल सीरीज़ की कौन सी टाइप हो रही होती है, एल अल्फ़ा की। लेकिन अगर एल शेल से ऊपर वाले से भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है एल शेल में,
जब एल सीरीज़ का प्रोसीजर मुकम्मल हो रहा होता है, हो गया होता है, तो उस टाइप को कहते हैं एल सीरीज़ की एल बीटा। अगर इसी तरीके से एल शेल के ऊपर वाले से भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन एल शेल में, ठीक है ना, एल शेल में आता है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो उस टाइप को कहते हैं जी एल गीमा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप के सीरीज़ की टाइप्स को भी इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, के अल्फ़ा, के बीटा, के गीमा, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इसके पार्ट 1 में, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर एल सीरीज़ क्या होती हैं, के सीरीज़, एल सीरीज़, एम सीरीज़, ये क्या होती हैं, के अल्फ़ा, के बीटा, के गीमा क्या होता है, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गीमा क्या होता है, एम अल्फ़ा, एम बीटा, एम गीमा क्या होता है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जोन सी एक्स रेज होती हैं उसके एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती, जोन सी एक्स रेज होती हैं, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, यानी कि एक्स रेज की जो सी वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर होगा उतनी उसकी एक्स रेज की वेवलेंथ कम होगी, और जितनी एक्स रेज की वेवलेंथ कम होगी तो उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो आपकी बॉडी में से उन रेज़ को गुजारना, उन एक्स रेज़ को आपकी बॉडी में से गुजारना उतना ही आसान हो जाएगा, और आपकी बॉडी में जोन सी जहाँ से भी हड्डी वगैरह टूटी होगी उसका इलाज कर पाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये है, फिर उसके बाद अगर इसी तरीके से एटॉमिक नंबर, अगर इसी तरीके से लैम्बडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, अगर आपका एटॉमिक नंबर कम होता है तो लैम्बडा यानी कि जोन सी एक्स रेज की वेवलेंथ हो जाती है, बढ़ जाती है। जब एक्स रेज की वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो ये किस सीरीज़ के ताल्लुक़ रखेगा, एल सीरीज़ से, और जैसे ही इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद ये किस एनर्जी, तो फिर इसके बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही एक्स रेज़ की एनर्जी कम हो जाएगी तो उसको आपके जिस्म में से गुजारना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, और इस तरीके से उन एक्स रेज़ से आपका एक्सरे कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये याद रखना, अगर किसी भी रेज़ की एनर्जी यानी कि एक्स रेज़ जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है उन एक्स रेज़ को ही इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी बॉडी का एक्सरे करवाने के लिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब उसके बाद व्हाट इज़ मोज़ले लॉ एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। मोज़ले लॉ क्या है, मोज़ले लॉ व्हाट इज़ मोज़ले लॉ एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। अब उसके बाद मोज़ले लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, मोज़ले लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज़, यानी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम इस फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ले लेंगे, और यहाँ से ये जी का जैसे ही हम अंडर रूट लेंगे ना तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा जी। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट लेंगे, यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट जी माइनस बी, एटॉमिक नंबर में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे, और उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, ए है जी उस कांस्टेंट का नाम, और ये है जी, ये ए क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट हम इसे कहते हैं, ये देखें। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये म्यू क्या है, म्यू फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा है,
ये म्यू जो सा है, ये वाला म्यू, ये फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा है। ये ए क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने वाला कांस्टेंट है, यानी कि ए क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये जी क्या है, जी एटॉमिक नंबर है। बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ मेटल, मेटल का स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। मेटल के अंदर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मेटल का ही स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखना। ये बी हमने भला क्यों लिया है, क्योंकि मेटल का एटम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि मेटल का ये जो सा एटम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस तरीके से इतना बड़ा होता है मेटल का एटम। बहुत ही बड़ा एटम होता है मेटल का, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व हो रहे होते हैं, इसमें 8 होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से। फिर इसी तरह यहाँ पर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरीके से ये बाहरी यानी कि वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस से आने वाली अट्रैक्शन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन से जो उनकी कशिश होती है, जो उनकी अट्रैक्शन होती है, वो कम होती चली जाती है। और इसी को ही हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का, ठीक है ना। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है कि मेटल का एटम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश जो उनसे होती है बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो उनसे सबसे आखिरी वाला शेल होता है, उसके अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बहुत ही कम जा रही होती है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है इस के अंदर। मेटल एटम के अंदर ही शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मेटल एटम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और इसी को ही हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स को एक ख़ास नाम देते हैं, इंटरवैनिंग इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम देते हैं। हम इनर इलेक्ट्रॉन्स को इंटरवैनिंग इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम देते हैं। इन इंटरवैनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ही कम होती है, और इसी को नाम देते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट का, और यही होता है बी, ठीक है ना। बी क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को ही कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई। और फिर उसके बाद आगे है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इंक्रीज व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ इंक्रीज। इसी तरीके से जब भी, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो सी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इंक्रीज व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। यार ये देखो क्या हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये देखें, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये हमने पढ़ा है ना, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एटॉमिक नंबर भी कम होगा। यानी कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से जो सा ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दोनों के दरमियान, वो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ, ये देखें इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। ये अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऊपर आ गया है, और ये एटॉमिक नंबर जो सा है ये नीचे आ गया है, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान जो सा ग्राफ प्लॉट होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट होगा, ठीक है ना। और इसी को ही कहते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि जब भी डायरेक्ट रिलेशन हो दो चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो ना, तो हमेशा ग्राफ प्लॉट होता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। ये और दोनों चीज़ें वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको बढ़ाएं तो ये कम हो, इसको बढ़ाएं तो ये भी बढ़े, इसको बढ़ाएं तो ये भी बढ़े, इसको कम करें तो ये भी कम हो, और जब इसको कम करें तो इसको भी, ये भी कम हो। दोनों चीज़ें वेरिएबल होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ कांस्टेंट रखेंगे तो जब कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल इसको जी को कांस्टेंट रखेंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी बढ़ाई जाए एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नहीं। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नहीं तो इस तरह का ग्राफ प्लॉट नहीं होगा,
ठीक है ना। इस तरह ग्राफ को प्लॉट करवाने के लिए ख़ास शर्त ये है कि दोनों की जो सी चीज़ें हैं वो वेरिएबल होनी चाहिए। और फिर उसके बाद व्हेन ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर देन आ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑब्टेन्ड, यही वाली स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है ना।